श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ज्यादातर बोलने के लिए किस ढंग से प्रैक्टिस करें ताकि हम बगैर थके बहुत अच्छे ढंग से बात कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, उनका कहना है सुरेश जी का, कि हम बोलते बोलते भूल जाते हैं। इसीलिए इसकी तैयारी कैसी करनी है भाषण की, यह बहुत विस्तार से विषय मैं आपके सामने ले रहा हूं। भाषण की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस ढंग से प्रिपरेशन करनी होगी, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखने वाला हूं। और ये जब रखूंगा तो मुझे लगता है ये आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हम चलना तो एक दिन में नहीं सीखे, हमें कई माह लगे से चलना सीखने के लिए। तो हर क्षेत्र में वो बात अच्छे ढंग से आने के लिए हमको मेहनत तो लेनी होती है। शुरुआत में हम पढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर मैं प्रयास करते हैं, फिर चलना अच्छे ढंग से सीखते हैं। उसी ढंग से इस क्षेत्र में हमको मेहनत करनी होती है। हर क्षेत्र में अपनी, जिसको हम कहते हैं क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। मैंने उदाहरण दिया था कि जब पहली बार मैंने यवतमाल में पहला बड़ा व्याख्यान दिया, मेरे मित्र ने वहां पर रखा था व्याख्यान माला में, तो मैं 1.5 घंटे के भाषण की तैयारी कर गया था। लेकिन 45 मिनट 50 मिनट होते होते इतना गला सूख गया था, इतना थक गया था कि मैंने वहां भाषण रोक दिया था। ये जो पहला अनुभव है हमेशा मुझे याद आता है। तो इसलिए आपको केवल बात याद रखनी नहीं है, तो भाषण देने की एफिशिएंसी भी आपको बढ़ानी है। अब भाषण देने की एफिशिएंसी बढ़ाना, इसका मतलब क्या होता है? आप बार बार भाषण दोगे, लंबे समय तक भाषण दोगे, तब आपकी एफिशिएंसी उस क्षेत्र में बढ़ेगी। ये सब बातें साथ में आती है। यानी आप एक और भाषण की एफिशिएंसी बढ़ाओगे, दूसरी ओर बात याद रखने की प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं होगा। ये सब बातें साथ में चलेगी। और बहुत अच्छे ढंग से भाषण कला सीखने का तरीका मैं आपके सामने रखने वाला हूं इसी सीरीज में। हर व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से याद रख सकता है। मेरा एक वाक्य हमेशा याद रखिए, बैड मेमोरी जैसी कोई बात इस दुनिया में नहीं होती है। अगर आप अपना जीवन नॉर्मल जी सकते हो तो आपकी मेमोरी बैड हो ही नहीं सकती है। हर व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से याद रख सकता है। हर व्यक्ति की एक कैपेसिटी होती है। उसके लिए केवल हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और इसलिए ये सीरीज में किस ढंग से हमने अपनी भाषण की तैयारी करनी है, ये हिस्सा आएगा, तो उसको आप बहुत ही बारीकी से अमल में लाइए। आपका ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता जो चुने जाते हैं वो डिबेटिंग या उनके वक्तृत्व के कारण चुने जाते हैं क्या? मनीष जाधव, इनका सवाल ऐसा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी प्रवक्ता होते हैं, ये अच्छे डिबेटर होते हैं इसलिए चुने जाते हैं कि है क्या भाई, नेचुरल ही वो अच्छे डिबेटर ही होते हैं, इसीलिए चुने जाते हैं। और उनका काम केवल डिबेट करना होता है। मैंने आज तक किसी भी प्रवक्ता को जो टेलीविजन के चैनल्स में सम्मिलित होता है, कोई भी वैचारिक बात बहुत अच्छे ढंग से रखते वक्त देखा नहीं है। कोई भी ठोस बात अच्छे ढंग से रखते वक्त देखा नहीं है। ये हमेशा एक दूसरे को कम आंकने का, कम दिखाने का, एक दूसरे को झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं। तू मैं करते हैं, इसीलिए उनको रखा जाता है।
अलग अलग ढंग के गिमिक्स का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा गिमिक होता है कि सामने के व्यक्ति को बोलने नहीं देने का। यानी अगर आज जिस ढंग का विषय है वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, अड़चन का विषय है, हमारे खिलाफ जाने वाला विषय है, तो उसके लिए इनका तरीका ऐसा होता है कि सामने का व्यक्ति जो हम ये बात को उजागर करेगा, बड़े पैमाने पर उसका समर्थन करेगा, जो हमारे लिए अड़चन की बात है, हमारे खिलाफ जाने वाली बात है, उसके खिलाफ एक्टिवली बोलो। तो उसी व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे, कोई भी तीसरी बात निकालेंगे, तुम्हारे अमुक अमुक ने अमुक अमुक किया था, और झगड़ते बैठेंगे। यानी मूल बात पर बहस होगी नहीं। और ज्यादातर जितने एंकर्स हैं उनको अच्छे ढंग से डिबेट हैंडल करने नहीं आते हैं। हिंदी में तो करीबन कोई बचे ही नहीं, शायद उनको उसी में मजा आती है। ये झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, स्तरहीन बात कर रहे हैं, और इसी को एंजॉय करते हैं एंकर से लेकर तो पूरा चैनल। मराठी में काफी सीरियस डिबेट होते हैं। मराठी के प्रवक्ताओं को एक हद से ज्यादा गिरने की, यानी ज्यादा नीचे जाने की सहूलियत नहीं होती है। इतनी मैच्योरिटी तो मराठी चैनल्स में है। अगर कोई वो मैच्योरिटी नहीं रख पाता है तो सीधा उसको एंकर कह देते हैं। ऐसे बोल्ड भी एंकर है। तो मराठी का स्तर तो काफी अच्छा होता है, लेकिन हिंदी डिबेट्स का स्तर बिल्कुल ही स्तरहीन होता है। और इंग्लिश का तो पूछे ही मत, वो तो स्तरहीन के नीचे गया है। अब जो सबसे लोकप्रिय चैनल बना था, जिसमें हमेशा पॉलिटिकल बहस होती थी और जिसमें सभी ये प्रवक्ता लोग आते थे, तो उतना स्तरहीन बना कि बाकी सीरियस इंग्लिश चैनल में जो सीरियस डिबेट होते हैं उनका महत्व ही नहीं बचा। तो ये जो प्रवक्ता होते हैं, खास कर टीवी चैनल्स पर बोलने के लिए चूज किए जाने वाले, वो अच्छे डिबेटर होते हैं, अच्छा आर्गुमेंट करने वाले होते हैं, और उनका काम होता है दूसरे को नीचा दिखाना। लेकिन इससे ना ही अपने पार्टी की इमेज वो बेहतर बना पाते हैं, पार्टी सीरियस है या आभास भी नहीं निर्माण कर पाते हैं, उसकी प्रतिमा भी नहीं बढ़ा पाते हैं। ये तो केवल समय किल करने का होता है और कुछ नहीं होता है। और इंप्रेशन तो खराब ही होता है। जो भी थोड़ा बहुत समझ रखने वाला श्रोता होता है उसका तो इंप्रेशन खराब ही होता है। लेकिन वो बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। इसीलिए उनको चुना जाता है और इसीलिए उनका वो पद कायम रखा जाता है। आपने जैसे सिंपोजियम वगैरह के बारे में बताया, अभी लगता है कि वो समय चला गया, क्योंकि आजकल तो मतभेद होने पर सीधा मारने पर उतर आते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? आनंद इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने जो सिंपोजियम्स के बारे में कहा, तो ये तो समय चला गया। आजकल तो भारत में सीधा एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं। हाँ, बात आपकी कुछ हद तक सही है। अब देखिए ना, ये सिंपोजियम्स नागपुर में हुए। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आमतौर पर लोगों की समझ है कि आरएसएस ये अंधविश्वास बढ़ाने वाला संगठन है, और मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम वहीं से शुरू किया। ये जो सिंपोजियम्स हुए, जिनके हाथ के नीचे मैं पत्रकारिता सीखा, जिन्होंने मुझे पत्रकार बनाया, वही उनके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, बराबरी के स्तर से बात कर रहा हूं, उनकी बात को काट रहा हूं। लोग, शायद कुछ लोग बुरा भी माने इसके, मुझे कहे भी आकर, क्या बात कर रहे हो आप, मागो वैद्य के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। ये वैचारिक स्तर की बात है।
अब राम शेवाड़कर और मैं हमेशा खिलाफ खड़े होते थे इन सभी डिबेट्स में, सिंपोजियम्स में। उनकी बात बड़े पैमाने पर मैं काटता था, इतने बड़े वक्ता, मेरे लिए एक श्रद्धेय व्यक्ति, लेकिन हमारी मित्रता में कभी कोई उससे फर्क नहीं आया, कटुता नहीं आई। मामा घुमरे जो संपादक थे तरुण भारत के, उनके खिलाफ मैं बात रखता था। वो तो हमेशा मेरा समर्थन करते थे, जाहिर तरीके से करते थे, अग्रलेख से भी करते थे। उन्होंने तरुण भारत मेरे पीछे खड़ा कर दिया, मेरे काम के पीछे, मेरे पीछे यानी मेरे काम के पीछे। तो इन सब लोगों का सहयोग मिलता रहा। मैं भी उनके साथ में बहुत पॉजिटिव तरीके से पेश आता था, उनका बहुत सम्मान करता था। और मेरे जमाने में शायद ये परंपरा थी कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन मित्रता कायम हो सकती है। इन सब चीजों का पूरे महाराष्ट्र स्तर पर मुझे बहुत फायदा मिला। तब शिवसेना जैसा संगठन था, कभी कभी हमारे खिलाफ वो भी खड़े हो जाते थे, लेकिन उनको समझाना बहुत आसान था, क्योंकि प्रबोधनकर जी ठाकरे इन्होंने इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है। और बाला साहब ठाकरे जी ने, चाहे उद्धव जी ने, चाहे राज जी ने, कभी भी प्रबोधनकर जी का काम को कम आका नहीं है, नकारा नहीं है। उन्होंने जो कहा वो हमको मानने ने ऐसा कभी कहा नहीं है। तो इसका बहुत इंटेलिजेंटली मैं फायदा ले पाता था। शिवसेना के जो स्थानिक लोग विरोध करने के लिए सामने आते थे, उनको नॉन प्लस कर पाता था। कभी कभी बजरंग दल के भी लोग खिलाफ खड़े होते थे। उनको जब मैं स्वतंत्र वीर सावरकर ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, इस ढंग की बातें करने के बाद में वो भी नॉन प्लस हो जाते थे। यानी मेरे जीवन में तो ये विषय लोगों के सामने रखते वक्त हमेशा मारपीट के प्रसंग आते थे, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को कन्विंस करना भी पॉसिबल था, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर है। उस विचारधारा के कारण वो पूरी तरह से ऐसा उनको लगता है कि दुनिया की यही सच्चाई है, तो उनको समझाना भी पॉसिबल था। और इसलिए सिंपोजियम जो चले, अभी देखिए पूरे 48 स्थान पर विदर्भ में ज्योतिष के खिलाफ हम व्याख्यान ले रहे हैं। 11 जिलों में सिंपोजियम्स ले रहे हैं जिला स्तर पर, हर ज्योतिष को आह्वान कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने यूनिवर्सिटी में समर्थन किया है, ज्योतिष शास्त्र बीए की डिग्री, एमए की डिग्री शुरू करनी है इसके लिए, उन सबको भी आह्वान करते थे, लेकिन इज्जत के साथ। जो भी लोग आए उनकी प्रतिष्ठा हमने कायम रखी, उनका कभी अपमान नहीं किया। ये हमारी ओर से भी हम बात रखते थे। तो इस कारण उस ढंग का वातावरण था, आप जैसा कर रहे हो। फिर इस देश में, इस महाराष्ट्र में एक सनातन संस्था नाम की चीज आई। आरएसएस को तो मैं बचपन से देख रहा हूं, मैं वर्धा का हूं, नागपुर का हूं। जेल में आरएसएस के लोग मेरे साथ बहुत थे, इमरजेंसी में। आरएसएस का जो मुखपत्र है, तरुण भारत में मैंने काम किया है, वहीं से पत्रकार बना हूं। ये मेरे लिए अलग अनुभव था, ये लोग कहां से आए। हालांकि उनके जो संस्थापक है डॉक्टर जेबी आठवले, एक जमाने में मेरे अच्छे मित्र रहे, एक बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत अच्छा व्यक्ति, मैं उनको समझता था। और आप जो बात कह रहे हो वो उस ढंग का एक असहिष्णु वातावरण पूरे भारत में बाद में तैयार होते गया। हालांकि इसकी शुरुआत तो बाबरी मस्जिद तोड़ने से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मैं 92 में भी काम करता था बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद में। यह बात सही है कि 90 तक का काम करना, एक तरफ मुझे केवल लड़ाई करनी पड़ती थी वो बाबाओं के साथ में और उनके चेले चपाटों के साथ में, उनके गुंडों के साथ में। मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लड़ाई नहीं करनी पड़ी। लेकिन 92 के बाद में, बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद में, पूरे देश का वातावरण बदलते गया। और फिर ये महाराष्ट्र में जब सनातन संस्था उजागर हुई, उसके बाद में तो पूरी तरह से वातावरण ही बदल गया। तो इस ढंग से हेल्दी सिंपोजियम्स होना आज के ज़माने में बहुत कठिन है, ये आपकी बात सही है। इसके बावजूद हो सकते हैं, ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं और करने चाहिए।
अभी आपने बोलते वक्त किसी के लिए श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या आप भी श्रद्धा रखते हैं? प्रकाश ढोकने। प्रकाश ढोकणे इन्होंने सवाल पूछा कि मैंने किसी के लिए श्रद्धेय शब्दों का उपयोग किया, तो क्या भी आप किसी को श्रद्धा रखते हैं किसी पर? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि शब्द जो होते हैं उसके समाज में जो अर्थ है, वो अर्थों को हम एकदम से बदल देने की कोशिश ज्यादा करेंगे तो उसमें से कुछ हल नहीं मिलेगा। जैसा मैं कभी कहता हूं व्यासपीठ, तो लोग चिढ़ जाते हैं मुझ पर। आप व्यासपीठ क्यों कहते हो, इसको विचारपीठ कहिए। मैंने कहा भाई ये शब्द है। अब मनु से मानव आया ऐसा मैं मानूं तो क्या मानव नाम भी मैं चेंज कर दूं? क्योंकि मनु के विचार को तो मैं मानता नहीं हूं, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए वो शब्द जिस ढंग से श्रद्धेय, ये शब्द किस लिए उपयोग में जाता है? जिनके लिए अपन बहुत आदर करते हैं उनके लिए। श्रद्धेय ये शब्द बाबा के लिए नहीं यूज करते, जनरली गुरु के लिए यूज करते हैं, हमारे टीचर के लिए यूज करते हैं। तो उस ढंग से वो आया है। अब इस ढंग मैंने पहले ही कहा, ये कहते वक्त कहा कि शेवाड़कर जी के विचार और मेरे विचार अलग थे, हम एक दूसरे के विचार काटते थे जाहिर तरीके से, फिर भी बहुत अच्छे मित्र थे, वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे। अब मैंने तो उनको सपोर्ट करने का सवाल नहीं, बड़े व्यक्ति थे, लेकिन वो मुझे, मेरे काम को काफी सपोर्ट करते थे। तो श्रद्धेय उस ढंग से आया, आदरणीय। और मैं कब से उनको मानता था? जब मैं खुद अंधविश्वासी था तब से मैं उनको मानता था। तो यह शब्द वहां सटीक बैठता है, क्योंकि पहले तो मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय, यानी उनके ऊपर श्रद्धा ही थी मेरी। आपने अगर शायद शेवाड़कर जी को सुना हो तो आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे वक्ता थे, किस ढंग से बात को रखते थे। और मैंने तो उनके इतने अलग अलग ढंग के भाषण सुने हैं कि उनके वक्तृत्व पर तो सभी फिदा थे, तो मेरा भी फिदा होना स्वाभाविक था। उस ढंग से ये शब्द आया है। आप श्रद्धा, अंधश्रद्धा, ये सब बातें तो मैंने आपके सामने रखी, उस ढंग से ये नहीं आया है। हाँ, उन्हीं का सवाल है कि आजकल प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में भी कई लोग श्रद्धेय ऐसा लिखते हैं, तो क्या ऐसा बोलना सही है? प्रकाश ढोकने। प्रकाश ढोकणे, इनका सवाल ऐसा है कि अंबेडकर जी के बारे में भी श्रद्धेय लिखते हैं, तो ये क्या सही है? प्रकाश अंबेडकर जी के बारे में ही श्रद्धेय लिखते हैं, तो ये क्या सही है? देखिए, मैंने तो अभी बोल दिया, प्राचार्य राम शेवाड़कर जी मेरे लिए श्रद्धेय थे। मैं उस रेफरेंस में बोला हूं, बचपन से उनको मानते आया हूं। मैं खुद अंधविश्वासी था, अपने उम्र के 27 साल तक अंधविश्वासी था, प्रोफेसर था, फिर भी अंधविश्वासी था। लेकिन मेरे बारे में अगर कोई कहेगा कि आप श्रद्धेय हो, तो मैं उसको स्वीकारूंगा नहीं। कोई भी रैशनल व्यक्ति ये स्वीकारेगा नहीं। अब किसी ने कह दिया हमारे लिए आप श्रद्धेय हो, तो मैं कहूंगा भाई श्रद्धेय मत कहो, आदर कहो, और कुछ कहो। अभी अपने यहां बड़ा कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके चरणों पर माथा टेकने की परंपरा होती है। अब मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत है, लाखों स्टूडेंट्स है, कई लाख लोगों ने व्याख्यान सुने हैं, वो अलग से लोग हैं। कई लोग आकर चरणों पर माथा टेकने का प्रयास करते हैं, मैं कभी उनको चरणों पर माथा टेकने नहीं देता। और कभी किसी ने अनजाने में अगर पैर छू ही लिए तो मैं भी उसके पैर छू लेता हूं, चाहे वो 15-16 साल की व्यक्ति हो, चाहे किसी भी उम्र की हो। चलो भाई, तुमने भी छुआ, मैंने भी छुआ, बात खत्म हो गई। क्योंकि वो परंपरा मुझे मान्य नहीं पैर छूने की। मैं अपने जीवन में किसी का पैर नहीं छूता हूं, जब से मुझे समझ आई है, ना माता पिता का। अपने बारे में किसी ने श्रद्धेय कहा तो वो भी मैं स्वीकार नहीं सकता हूं। लेकिन अंबेडकर जी ने क्या स्वीकारना है क्या नहीं है, ये उनका अधिकार है। प्रकाश जी अंबेडकर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं कई बार उनसे मिला हूं, बातें की हूं। उन्होंने मेरे मूवमेंट को, मेरे काम को हमेशा सपोर्ट किया है। अब जब मैं कभी मिलने जाता हूं तो कई लोग आकर उनके पैर छूते हैं।
अब मैं इस बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करूं तो ये भी बात ठीक नहीं है। मैं बाबा आमटे जी को बहुत मानता हूं, लोग बाबा आमटे जी के भी पैर छूते थे। विनोबा जी को बहुत मानता हूं, विनोबा जी के बहुत पैर छूते थे। मुझे मान्य नहीं था किसी के पैर छूना। मैंने जब से मेरी समझ आ गई तब से मैंने कभी विनोबा जी के भी पैर नहीं छुए। तो इसलिए अगर कोई प्रकाश आंबेडकर जी के पैर छूते हैं और श्रद्धेय मानते हैं तो ये आपकी बात तो सही है कि आंबेडकर जी की विचारधारा में, यानी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा में इस ढंग की चीजों को अवसर नहीं होना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना है, उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये उनके अधिकार की बात है, ऐसा मैं कहूँगा। उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। करनी है तो फिर मुझे बाबा आमटे जी पर भी टीका टिप्पणी करनी पड़ेगी। लोग उनके पैर छूते थे, वो भी छूने देते थे, जबकि गाड़गे महाराज लठ लेकर पीछे दौड़ते थे, जिनको मैं बहुत मानता हूं। कोई उनके पैर छूने नहीं देते थे किसी को। वो कहते थे जाहिर तरीके से, मेरे पैर क्या छूते हो, भगवान के पैर छुओ, अपने माँ बाप के पैर छुओ, मेरे पैर बिल्कुल मत छुओ। तो ये अपनी अपनी मान्यता होती है, अपना अपना विचार होता है, और मुझे लगता है प्रकाश जी आंबेडकर जी की वो स्वतंत्रता है। लेकिन मैं खुद प्रकाश जी आंबेडकर के लिए श्रद्धेय शब्द उपयोग में लाऊंगा क्या, तो मैं नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनको एक वैचारिक व्यक्ति कर मानता हूं। शेवड़कर जी से नहीं हुआ कि मैं बचपन से उनका रामायण महाभारत सुन रहा हूं, बहुत प्रभावित हो गया हूं, और उन दिनों मैं खुद अंधविश्वासी था, इसलिए मेरे मुंह से उनके बारे में यह श्रद्धेय शब्द निकल गया। वैसा प्रकाश जी के बारे में नहीं होगा मेरा। लेकिन दूसरा अगर कोई व्यक्ति श्रद्धेय कहता है तो मुझे लगता है यह अधिकार उनका है, उन्होंने उसको स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना है, ये उन्होंने तय करना चाहिए। लोगों के सामने बोलना एक मुद्दा है, पर उनको प्रभावित करना भी एक अलग विषय है। तो उनको प्रभावित कैसे करें? बोलना तो आ जाता है। पदम तिवारी, इनका सवाल ऐसा है कि लोगों के सामने बोलना एक बात है, उनको प्रभावित करना दूसरी बात है। बोलना तो आ जाता है, प्रभावित करना कैसे संभव है? भाई उसीलिए तो भाषण कला मैं आपको सिखा रहा हूं। यह भाषण कला इतनी टेक्निकली बारीकियों के साथ में आपके सामने रख रहा हूं, उसके पीछे का वही कारण है। पहली स्टेप है कि आपको बोलना आना चाहिए। एक बार आपको बोलना आ गया कि उसके बाद में आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। एक बार आप अच्छे ढंग से आप बोलना शुरू करते हो तो उसके बाद में वो प्रभावी कैसे बनाया जाए, ये बाकी सब चीजें हैं, वो बाकी मेहनत से, सीखने से, बार बार प्रयास करने से आ जाती है। लेकिन मैंने शुरुआत की थी। आपके पास कहने लायक कुछ होना चाहिए। बेसिक चीजें मैंने बिल्कुल आपके सामने रखी। आपको अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि यह बात मुझे लोगों तक पहुंचानी है, और इसके लिए लोगों के प्रति आपके मन में कंसर्न होना चाहिए, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए, उनके प्रति अपनापन होना चाहिए। तो इसके बाद में भाषण को प्रभावित बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसमें कुछ ऐसे नियम हैं साइकोलॉजी के, जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसका उपयोग किया जा सकता है। और इन सब का उपयोग न करते हुए अपनी बात बिल्कुल सिंपल तरीके से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बात का प्रभाव लोगों पर हो रहा है, ऐसे भी मैं कई उदाहरण आपको दूंगा। जिनका भाषण प्रभावी है ऐसा हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन लोगों पर बहुत प्रभाव होता है उनके कहने का। ऐसे भी लोगों के उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। तो इसलिए बेसिक जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में कही, वो अगर आप में है तो आपका भाषण आगे चलकर प्रभावित होने ही वाला है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। भाषा सुधारने के लिए, अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए? संतोष खड़े, इनका सवाल ऐसा है कि भाषा सुधारने के लिए, अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है।
इसलिए मैं आपको भाषण की तैयारी कैसी करनी जब सिखाऊंगा बारीकी से। हालांकि उसके बारे में मैं बोल चुका हूं, क्योंकि मैं कैसी भाषण की तैयारी करता था ये आपको बताया, और तो उसकी प्राथमिक जानकारी तो मैंने आपके सामने रखी है। आपको भाषा आती है, आप पढ़ते हो, आपके दिमाग में कई शब्द होते हैं, क्योंकि पढ़ते वक्त उसका मतलब तो आपको समझता है, इसका मतलब वो शब्दों को आप जानते हो, आपके दिमाग में हो, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अपने बोलने में तुम ज्यादा नहीं करते हो। हम जब एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, एक दूसरे के साथ में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो बहुत कम शब्दों का उपयोग हम करते हैं, सटीक एग्जैक्ट शब्द उपयोग करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन भाषण कला का जब आप उपयोग करते हो तब आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई शब्द आपको जो ज्ञात है, आपको मालूम है, ऐसे शब्दों का उपयोग करना हमको सीखना पड़ेगा, और शायद कुछ नए शब्दों का भी उपयोग करना हमको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं जो कहता हूं कि भाषण की तैयारी करने के लिए पहले अपना भाषण लिखो। जब आप भाषण शांति से लिखते हो, समय लेकर लिखते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन कौन से शब्द आपके याददाश्त में हैं। लिखते वक्त आप उन शब्दों को कागज पर उतारते हो, फिर मैं आगे कहता हूं कि ये प्रैक्टिस करते वक्त उसको पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो। इस प्रोसेस में आप शब्दों को बदलते हो, वाक्यों को बदलते हो, उसमें से आपके दिमाग में बोलने के लिए एक वाक्य का क्रम बन जाता है। अलग सेंटेंसेस आप डिजाइन करना सीखते हो। एवरेज में आप लिखते नहीं हो तो नेचुरली नहीं करोगे इस ढंग से डिजाइन। कौन से शब्दों का उपयोग मैं सहजता से कर सकता हूं यह भी आपको पता चलता है, और फिर एग्जैक्ट शब्द एग्जैक्ट जगह पर यूज करना सीखते हो। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बोलने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये लेखन और बोलना दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप करोगे तो उसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो कोई ऐसी भाषण की तैयारी नहीं करता हूं, मैं तो डायरेक्टली एकदम बोलना शुरू कर देता हूं। तो ऐसा अगर कोई कहता है तो मैं कहता हूं भाई ये बहुत गर्व से कहने वाली बात नहीं है, आप वहीं रहोगे, उससे ज्यादा आगे बढ़ोगे नहीं। कभी आपका भाषण अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। अब भाषण का अच्छा होने का एक स्तर हो सकता है, तो भाषण पढ़ने का, गिरने का भी एक स्तर होना चाहिए। उससे नीचे आपका भाषण नहीं जाना चाहिए किसी भी अवस्था में। तो ये सब मेहनत करने के बाद में ये संभव होता है। अभी देखिए ना, कुछ हम कहते हैं कि बॉर्न प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर प्रति गॉड, वो तो बस गॉड गिफ्ट है उसका, ऐसा। फिर सचिन को इतनी मेहनत लेने की क्या जरूरत थी? उसने कहा मैं कितनी मेहनत करता था। वो है महेंद्र सिंह धोनी है, लता मंगेशकर है, हर एक को मेहनत करनी पड़ी है, बहुत मेहनत की है हर लोगों ने। उनमें योग्यता थी, मेहनत से उस योग्यता को बढ़ाया। मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमारे मुंह में एग्जैक्टली भाषा, वर्ड्स, वाक्य रचना, ये सभी ठीक ढंग से आनी चाहिए, इसलिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वो जब हम लिखते हैं, कई बार उसको सुधारते हैं, तो उस प्रक्रिया से वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से याद भी रहता है। अभी आपने ये सवाल पूछा, इस बहाने ये भी कह दूंगा कि स्मरण शक्ति का एक नियम है, जो भी आप याद रखते हो बहुत स्पीडीली भूलते हो। ये भूलने की स्पीड रोकने की है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका रिपीटेशन करना पड़ता है, बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है। और उसका अगर हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो फिर वो तो भूलने का जो स्पीड होता है वो एकदम से कम होता है, और हमको बहुत बेहतर ढंग से उन चीजों की याद रहती है। इसको मीडियम मेमोरी में जाना ऐसा कहते हैं हम। जब मैं स्मरण शक्ति इस विषय को इस संदर्भ में आपके सामने रखूंगा, तब उसमें विस्तार से जाऊंगा। लेकिन आप भाषा को बहुत बेहतर बना सकते हो,
फिर भाषा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी विस्तार से बोलूँगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत बहुत कठिन बोलता था और मुझे उसका बहुत गर्व महसूस होता था, अभिमान लगता था, अरे क्या मैं बोला, लोग बोल रहे कि हमको समझा नहीं। लेकिन चुनाव के भाषण देना और बाद में तरुण भारत का यानी मैंने कॉलम शुरू किया और बाद में तो लोकमत। लोकमत तो बहुत आम आदमियों के पास जाता था। 9 साल तक लोकमत में हर हफ्ते 2 आर्टिकल्स लिखते आया, 2 कॉलम चलाते आया। तो उसमें बहुत आसान भाषा लिखने की आदत मैंने अपने आप को डाली। इसलिए मुझे कोई साहित्यिक नहीं कहेगा, कोई बहुत अच्छा लेखक नहीं कहेगा। लेकिन कई लोग मुझे आज मिलते हैं जो कहते हैं कि सर आपके आर्टिकल्स के कारण हमारे जीवन बदल गया, हम आपके आर्टिकल्स के कारण इस ढंग से बने हैं। तो वो इफेक्ट भी मुझे देखने को मिला। तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, यहां से लेकर सब चीजें मैं बहुत बारीकी से आपके सामने रख रहा हूं। तो इस ढंग से मेहनत लेनी पड़ेगी। आगे, कम बोलने वाला इंसान भी वक्ता बन सकता है क्या? विशाल धोटे। विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है कि कम बोलने वाला इंसान भी वक्ता बन सकता है क्या? सवाल तो बहुत अच्छा है। मैं खुद बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था। मेरी पर्सनैलिटी थी वो इंट्रोवर्ट थी। साइकोलॉजी में इसको अंतर्मुख इंट्रोवर्ट कहा जाता है, कि जो अपने आप से दूसरों के सामने बोल नहीं पाता है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, या फिर अपने आप को व्यक्त नहीं करना चाहता है, अंदर ही अंदर बातों को रखना चाहता है। मेरी एक अलग दुनिया थी। मैं बहुत पढ़ता था, उसी दुनिया में रहता था, कविताएं लिखता था, कथाएं लिखता था। हाँ, खेलता था। मेरे जमाने में खेलना कंपलसरी था। खेलने के कारण मैं दूसरों के साथ में जुड़ जाता था उस समय तक। लेकिन बाकी समय दिन रात पढ़ते रहने का। इवन स्कूल में अगर बोर होता है तो वहां भी किताबों में छुपा कर दूसरी कोई किताब पढ़ लेने का। कॉलेज में तो ज्यादा अवसर मिलता था इन चीजों का। तो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मेरी खुद की थी 20 साल तक। कम बोलने वाला था। केवल कम बोलने वाला नहीं था, व्यक्त नहीं कर पाता था अपने आप को। हाँ, लेखन में व्यक्त कर पाता था। शायद उसके जरिए, उसी के कारण लेखन में ज्यादा व्यक्त कर पाता था अपने आप को, क्योंकि हर व्यक्ति की तो इच्छा होती है व्यक्त होने की। तो लोगों के सामने व्यक्त नहीं होता तो कागजों पर भी व्यक्त होता है। तो मैं तो अपने आप को बदल पाया हूं। ये पब्लिक स्पीकिंग, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा भी माना जाता है। वो इसीलिए माना जाता है कि आप वक्ता बनते बनते आपकी पर्सनालिटी भी चेंज करते जाते हो। वक्ता बनने की प्रोसेस भी पर्सनालिटी चेंज करने की प्रोसेस है, डेवलप करने की प्रोसेस है। तो बहुत कम बोलने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसकी तीव्र इच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा बोलना है, जो मेरी थी, तो इस ढंग की अगर तीव्र इच्छा है, उसके लिए बहुत मेहनत लेने की आपकी तैयारी है, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट है, लोगों के साथ में घुल मिलता है, बातें करता है, ओपन करता है, फटाफट अपने आप को व्यक्त करता है, उसको सीखने के लिए कम समय लगेगा। इंट्रोवर्ट पर्सन को ज्यादा समय लगेगा। लेकिन इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि जो ज्यादा मेहनत लेकर जिस बात को सीखता है, वो उसके लिए ज्यादा परमानेंट होती है, उसकी अहमियत भी उसके लिए ज्यादा होती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। जो आसानी से सीखता है, उसको इतनी कीमत नहीं होती है, और शायद वो इतनी मेहनत भी नहीं लेता उस पर, क्योंकि आसानी से बात उसको आ गई है। तो आगे चलकर उतने फायदे उसको नहीं मिलते। इसलिए हम जो एक्स्ट्रा मेहनत लेते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं, उसके हमेशा हमको बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं, कोई भी फील्ड हो। वक्तृत्व के क्षेत्र में, वक्ता बनने के क्षेत्र में, भाषण कला में भी ये फायदा बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। तो इसलिए हर व्यक्ति, मैंने
कह दिया शुरुआत में कि हर व्यक्ति वक्ता बन सकता है। आगे भाषण कला और संभाषण कला इनमें क्या फर्क है व्याख्या या स्वरूप के हिसाब से? सुरेश कुलकर्णी इन्होंने सवाल पूछा है कि संभाषण करना यानी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करना और भाषण कला, इसमें क्या फर्क है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 की शुरुआत में ही ये सब बातें बहुत विस्तार से आपके सामने रखी है। कृपया आपको पार्ट 3 जो है वो सुनिए। फेसबुक पर जो पार्ट 3 है वो 2 हिस्सों में है। कुछ 20-25 मिनट का 30 मिनट का हिस्सा पहले हो चुका है और बाद में दूसरा हिस्सा हुआ है, क्योंकि बीच में ब्रेक हुआ था। यूट्यूब में भी एक में होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ब्रेक्स मिलेंगे आपको। लेकिन उसमें बहुत विस्तार से ये बात कही है कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या समानता है। और ये कहते वक्त मैंने कहा था कि जो संभाषण करता है, सामान्य कम्युनिकेशन करता है, 2-4 लोगों के साथ में गप्पे हाँक सकता है, चर्चा कर सकता है, बहस कर सकता है, बात कर सकता है, वो हर व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण कला को आत्मसात कर सकता है। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और उसमें क्या क्या फर्क है उसकी भी बारीकियां मैंने आपके सामने रखी है। उसमें जैसे कि आप जब 4-5 लोग मिलकर बात करते हो, चर्चा करते हो, तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। भाषण में 1 वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर वो केवल 1 वे कम्युनिकेशन रहेगा तो वो भाषण सक्सेस नहीं होगा। जाने अनजाने में वो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस ढंग से उसको हमने रखना चाहिए। उसका समय तय होता है, विषय तय होता है, इतना ही तय बातें हैं। लेकिन बोलने का जो तरीका है वो भी बदल सकता है। जरूरी नहीं कि वो बदलना ही चाहिए। अब मैं जैसा आम बात करूंगा तो मेरा बोलने का तरीका अलग है। अभी आपके सामने मैं जो बोल रहा हूं यूट्यूब और इसमें, तो मैं भाषण कला का उपयोग नहीं कर रहा हूं उस ढंग से। ये क्लासरूम में जो सिखाया जाता है उस ढंग के बोलने का मैं उपयोग कर रहा हूं, संवाद का उपयोग कर रहा हूं। मैं जब स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देता हूं तो बहुत अलग ढंग का भाषण होता है। इसमें कितना फर्क है ये आपको देखना है। तो लोकमान्य टिळक स्मारक में 5 व्याख्यान हुए, लेकिन मराठी में है, और वो पांचों के पांचों व्याख्यान यूट्यूब पर उपलब्ध है। श्याम मानव सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो वो भाषण उस ढंग से होता है। तो ये बोलने की कला जो है, जिसको केवल संवाद करने आता है, वो हर व्यक्ति उसका भाषण में रूपांतरण कर सकता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं भी है। और जो कुछ फर्क है उसकी बारीकियां मैंने आपके सामने रखी है। पार्ट 3 में अब बहुत अच्छे ढंग से उसको सीख लीजिए। सामाजिक जीवन में भाषण कला का कितना महत्व है? प्रशांत कांबळे इनका सवाल ऐसा है कि सामाजिक जीवन में भाषण कला का कितना महत्व है। अब सामाजिक जीवन के 2 अर्थ होते हैं। आपको कहना ऐसा है कि मैं समाज में जीता हूं, तो मेरे खुद के, मैं आम आदमी हूं, मैं कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहा हूं, किसी में बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, एक आम आदमी हूं। इसके बावजूद मेरे सामाजिक जीवन में भाषण का कितना महत्व है, भाषण कला का कितना महत्व है। और इसका दूसरा मतलब शायद ये भी हो सकता है कि मैं सामाजिक कार्य करना चाहता हूं, लोगों में बदलाव लाना चाहता हूं, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उसमें भाषण कला का कितना महत्व है। मैं दूसरे से शुरुआत करूंगा। अगर आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो भाषण कला ये बहुत प्रभावी, ताकतवर हथियार है। भाषण कला के बिना आप सामाजिक काम नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो। भाषण कला के अलावा आप लोगों में बदलाव नहीं ला सकते हो क्या? ला सकते हो, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होगी। आपको हर व्यक्ति के साथ में संवाद करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, उसको कन्विंस करने का प्रयास करना पड़ेगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे एक एक व्यक्ति बदला जाएगा। लेकिन अगर आपको भाषण कला आती है और बहुत बहुत प्रभावी ढंग से आप भाषण कला का उपयोग कर पाते हो, तो आपको एट अ टाइम 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 लोग सुनेंगे। वो अगर कन्विंस हुए, प्रभावित हुए, एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक ही भाषण में वो बदलेंगे ऐसे नहीं है, लेकिन ट्रिगर ऑफ होंगे बदलने के लिए।
आपसे जुड़ जाएंगे, आपके विचारों के साथ में जुड़ जाएंगे। पहले बड़ी दिक्कत थी कि भाई मैं एक गांव में गया हूं तो फिर कभी उस गांव में तो दोबारा जा नहीं सकता हूं, पूरे देश में मुझे घूमना है। एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में तो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जाऊंगा। किसी कॉलेज में गया हूं तो कॉलेज में जो विद्यार्थी उन दिनों में थे उन्होंने व्याख्यान सुने हैं, दूसरी बार उस कॉलेज में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं देश भर घूमते रहता हूं। ये बहुत दिक्कत है। वो व्यक्ति एक बार व्याख्यान सुनता है, उसके बाद में उसको कुछ फीडबैक नहीं मिलता है, दोबारा सुनने का अवसर नहीं है, और उल्टी बातें वो बार बार सुनता है, तो फिर उसका प्रभाव निकल जाता है। लेकिन अभी यूट्यूब जैसा चैनल है, ऑलरेडी व्याख्यान अवेलेबल है, वो व्यक्ति बार बार सुनेगा। तो सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अगर आप सामाजिक कार्य करते हो, ऐसा बोलते हो अपने आप को, तो भाषण कला का तो बहुत सुंदर उपयोग होता है, बहुत सुंदर उपयोग होता है। मैं उसको अपरिहार्य नहीं मानता हूं, कंपलसरी नहीं मानता। यानी आपको भाषण कला आएगी तो ही आप अच्छा सामाजिक काम कर पाओगे, ये मैं शर्त नहीं मानूंगा। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं कि जिनके पास भाषण कला नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम अपने जीवन में किया है। लेकिन बड़े पैमाने पर काम करना है तो आपको डेफिनेटली भाषण कला आनी चाहिए। अब रहा सामान्य समाज जीवन की बात कि भाई मैं कोई सामाजिक काम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मिलता हूं, अपने मित्रों में घुलता मिलता हूं। हर एक को सामाजिक जीवन होता है। अब उस व्यक्ति के पास में अगर भाषण कला है तो डेफिनेटली वो अपने विचारों का प्रभाव अपने मित्रों में फैला सकता है, अपने रिश्तेदारों में फैला सकता है, अपने ऑफिस के लोगों में फैला सकता है, वो जहां है वहां फैला सकता है, अपनी बात कह सकता है। वो अपनी बात कन्विंसिंग तरीके से कहता है, इसलिए ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, वो उस बात को स्वीकारते हैं, उससे उसकी पहचान बनती है। आम आदमी से हटकर लोग उसको जानते हैं, आपके प्रति उनका देखने का रवैया अलग होता है, कई बार आदर का होता है। और कई बार अगर हमेशा आप उनको तंग करते हो, अपने मैं बहुत विचार रखने वाला हूं, तुमको कोई अकल नहीं, इस ढंग के हो, तो फिर आपका द्वेष करना भी शुरू कर देते हैं। वैसा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन आपके स्वतंत्र विचार है, अपने विचारों के बारे में आप आग्रही हो, लेकिन दूसरों के विचारों का और दूसरे के विचार न होने का भी आप सम्मान करते हो। अब दूसरे को कोई विचार भी नहीं होगी, उसका भी हमको सम्मान करने आना चाहिए। इस ढंग से अगर आप वातावरण क्रिएट कर पाए तो आम जिंदगी में भी आपको उसके बहुत फायदे होते हैं। और ये जो हमारी पहचान है, ये तो बहुत मायने रखती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में। मुझे लोग जानते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे साथ लोग बात करना चाहते हैं, मुझे पहचानते हैं, इससे तो अपने के पर्सनालिटी को बहुत बल मिलता है। इसको ईगो कहते हैं। ईगो यानी जिसको हम गर्व कहते हैं, वो गर्व से कहो, वो बात वाली ईगो वाली बात नहीं है। ये ईगो यानी आपके अस्तित्व का एहसास, जिसके आधार पर आपकी पूरी पर्सनालिटी खड़ी होती है, ये बूस्ट होता है उससे। तो इसलिए आम सामाजिक जीवन में जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है, उसको भी इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है। और आगे भाषण यदि करप्शन या कमीशन खोरी पे देनी हो तो कैसे दे, क्योंकि हमारे साथी ही नाराज हो सकते हैं। अरविंद प्रजापति। अरविंद प्रजापति, इनका सवाल ऐसा है कि आम लोगों के सामने, हमारे परिचित लोगों के सामने, उनको जो विषय मान्य नहीं है, ऐसे विषय पर अगर हमें बोलना है तो क्या करें। जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें बात करनी है, और हम में से कई साथी खुद भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए, आपको जब भी कोई बात कहनी है
और वो वैल्यूज की बात है, मूल्य की बात है, मूल्यों की बात है। तो उसके लिए तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करोगे और आपके साथी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप इतनी केयर ले सकते हो कि वो कम से कम हर्ट हो जाए, लेकिन हर्ट तो होने ही वाले हैं। क्योंकि बेसिक बात है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए ऐसा आपको कहना है, और वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे स्थिति में वो तो नाराज होने ही वाले हैं। आपको ये रिस्क उठानी पड़ेगी, उसके लिए कोई चारा नहीं। अभी आप जहां रहेंगे उन्हीं के साथ में अपनी शत्रुता निर्माण करना कहां तक ठीक है? इसलिए हमको चयन करना होता है कि हमें क्या करना है। इसीलिए तो चयन करना होता है ना कि हमें क्या कहना है, क्या करना है। क्या हम ये रिस्क लेंगे? अगर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जहां भी हूं, बोलना मेरा कर्तव्य है, मैंने बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, तो हमने बोलना चाहिए। लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे, उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। कोई भी मूल्य जीवन में लाना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। कोई भी मूल्य जिसका हमको प्रचार करना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है, उसकी तैयारी रखनी पड़ती है। हाँ, हम इस ढंग से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि कम से कम लोग आगे के नाराज हो जाए। जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करनी है, तो भ्रष्टाचार तो सभी करते हैं हमारे समाज में। कई लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के बिना हम जी नहीं सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी बात नहीं है, ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सब करते हैं। इस यंत्रणा में रहना है, इस मशीनरी में रहना है तो हमें तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सिंगल आउट हो गए। इस डर के कारण भी काफ़ी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, होते हैं। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत कर इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या नुकसान होता है। फिर आप वो राजीव गांधी का एक फेमस उदाहरण ले सकते हो कि जब 1 रुपया भेजा जाता है सरकार की ओर से, तो जिस व्यक्ति के लिए भेजा जाता है उसको 15 पैसे मिलते हैं, बाकी के 85 पैसे गायब हो जाते हैं। इस ढंग के उदाहरण देकर अपनी बात ठीक ढंग से उनको मनवा सकते हो, तो वो उतने ऑफेंड नहीं होंगे, क्योंकि आपने उन्होंने पहले ही सहूलियत दी है कि कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, लेकिन ये मजबूरी के बाहर आना चाहिए। तो हो सकता है कि जो खुद अभी भ्रष्टाचार करते आए वो अलग ढंग से सोचे। ये तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जयप्रकाश के दरमियान हम जब कर रहे थे, बड़े पैमाने पर यह आंदोलन खड़ा हुआ था, उसी के हम प्रोडक्ट हैं। तो उस समय ऐसे लोगों को हमने बदलते देखा है। अब उनमें से काफी लोग ऐसे हैं हमारे संगठन के और बाकी लोगों के, जिन्होंने जीवन में कभी भ्रष्टाचार करने का सोचा भी नहीं और किया भी नहीं। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के बिना जी पाते हो क्योंकि आपकी एक इमेज है वगैरह वगैरह, इसलिए पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं। आप तो व्यवसाय कर रहे थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप गांव गांव चला रहे थे, इसके बावजूद आपको भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ा, तो क्योंकि आपकी इमेज थी। अदरवाइज आम आदमी को तो भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप अड़िग रहेंगे, उसके लिए लड़ने की तैयारी रखेंगे, उसके लिए कीमत देने की तैयारी रखेंगे, अपने जीवन में अपने शर्तों पर मैं जीऊंगा ये तय करोगे, और उसकी जो भी कीमत देनी पड़ेगी वो चुकाने के लिए तैयार रहोगे, तो आपको कोई दुनिया में भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जो होगा सो देखा जाएगा। लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये हो सकता है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। इसीलिए तो आम आदमी ये राह चुनने से डरता है। क्या यार, झगड़ा मोल लेंगे, तकलीफ अपने को ही ज़्यादा होगी, थोड़ा सा तो दे देकर छूटना है, नहीं तो इससे ज़्यादा अपने को तकलीफ दी जाएगी, इससे ज़्यादा खर्चा आएगा। बात सही है। अब समझो मुझे कहीं गाड़ी का लाइसेंस लेना है, चेंज करना है, बीचोलों की बिन तो होता नहीं है, एजेंट्स की बिन होता नहीं है। मैं एजेंट्स को पैसा नहीं देना चाहता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ, मेरा समय बर्बाद होता है।
एक्स्ट्रा समय मुझे देना पड़ता है। अब वो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मानव साहब को तो नहीं कह सकते हैं, करेंगे तो अपने सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा। कई बार समय जाता है मेरा, एक्स्ट्रा समय जाता है, मैं 3 चक्कर मारता हूं, समय जाता हूं, लेकिन नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल पैसे नहीं खिलाऊंगा। कई बार उल्टा होता है, यानी इसी भ्रष्ट यंत्रणा में मैंने दूसरे भी उदाहरण देखे हैं कि मैं जाता हूं तो कोई ऑफिसर इतना अच्छा होता है, आरटीओ, एकदम से असिस्टेंट आरटीओ और आरटीओ, उसको जैसे ही पता चलता है तो आता है, खुद सब काम करवा देता है। और जो लीगल पैसा होता है वो भी लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो इतना पैसा तो हम भर देंगे। मैं उनको बार बार कहता हूं तो भी मानने को तैयार नहीं। हमारी ओर से चाय पानी समझ लिए, हमारी ओर से आप डोनेशन समझ लीजिए, आप समाज के लिए इतना करते हो, थोड़ा सा हम भी आपके लिए करते हैं। तो ये भी उदाहरण मैंने देखे। हालांकि इस बात को मैं स्वीकारना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो मेरे सामने वो गवर्नमेंट का पैसा भरते हैं तो फिर मैं बोल भी नहीं सकता हूं। तो ये दोनों तीनों अनुभव आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में भी आते हैं, आरटीओ के साथ में भी आते हैं, या फिर जिस ढंग का मैं व्यवसाय करता था, मुझे तो कभी किसी ने धमकी नहीं दी, लेकिन कई लोगों को हफ्ता मांगा जाता है। तो हमको ये कोई इमेज मेरी एक दिन में तो नहीं बनी ना ऐसी, उसके लिए इतने सालों तक लड़ते आया हूं, झगड़ते आया हूं, अपनी शर्तों पर जीते आया हूं, इसलिए लोग मानते गए ना। इसलिए मुझे कोई हफ्ता नहीं मांगता है, चाहे मैं व्यवसाय करूँ तो भी, नई कार लूँ भी तो भी। बंबई में तो ये कहना था कि नई कार लेने के बाद में आपको हफ्ता देना ही पड़ता है, मुझे कभी किसी ने हफ्ता नहीं मांगा। अब नहीं रहा वो समय, एक ज़माने में था, 94 की बात है, 94 96 में मैंने कार ली तो मुझे पूछा गया कि आपको किसी ने हफ्ता नहीं मांगा अभी तक, ऐसा कैसा हुआ। तो ये समाज की स्थिति होती है। मैं हमेशा कहता हूं ये बात, जब कोई मुझसे पूछता है कि भाई सावित्रीबाई फुले, मैं हमेशा ये उदाहरण अपने सामने भी रखता हूं। जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैं इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी रोज गालियां खा रहा हूं, फिर भी लोग क्या क्या बोल रहे हैं, इतनी कठिनाई अपने जीवन में झेलने के बाद भी, तब मुझे हमेशा सावित्रीबाई फुले की याद आती है कि सावित्रीबाई फुले ने इसी पूना में स्त्री शिक्षा की शुरुआत की। पहले खुद भी सीखी और खुद सीखने के बाद में उसने लड़कियों को सिखाना शुरू किया। लोग उसको क्या क्या बोलते थे, कल्चराइज्ड लोग, बड़े लिखे लोग, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, वेश्या कहते थे, उल्टा कहते थे। वो जब स्कूल में जाती थी तो उसके शरीर पर कचरा फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। वो स्कूल में जाने के बाद में अपनी साड़ी चेंज करती थी, जिसको पातड़ कहते हैं मराठी में, वो चेंज करती थी और बच्चियों को सिखाते थे। जो लोग कचरा फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे उनके शरीर पर, उनको उल्टा और वेश्या कहते थे। आगे में उन्हीं की माएँ आज सीखी हैं, बेटियां सीखी हैं, आगे की पीढ़ियां सीख रही हैं। अगर उन दिनों में ये तकलीफ नहीं सही होती सावित्रीबाई फुले जी ने, तो पूरे अपने देश में ये स्त्री शिक्षा का चलन शुरू होता। आज भी कई देशों में ये नहीं है शुरू। तो किसी को ना किसी को कीमत तो देनी पड़ती है, और एक कीमत देने की हिम्मत करनी पड़ती है। तो हमको यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी बात लोगों के सामने हमने रखनी चाहिए, आवश्यक है। और ये भ्रष्टाचार से भी तो बहुत डिफिकल्ट बात है, लोगों के श्रद्धा के बारे में बोलना, अंधविश्वास के बारे में बोलना। मुझे लगता है मैं अंधविश्वास के बारे में बोल रहा हूं, लोगों को लगता है अपनी आस्था के बारे में आदमी बोल रहा है। वो तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मुझे लगा ये बहुत महत्व का है, मुझे कहना चाहिए। मेरे या मेरे फैमिलीज के जो हाल हुए, उनको जो अंधविश्वास के परिणाम भुगतने पड़े, वो आम आदमी को नहीं भुगतने पड़ने चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहने का ढाढ़स किया, हिम्मत की मैंने
और लोगों के सामने रखता गया, उसमें से मोमेंट तैयार होगी। तो हमको ये हिम्मत करनी पड़ेगी, उसकी कीमत चुकाने की तैयारी रखकर करनी पड़ेगी। इसके बावजूद हमारे वक्तृत्व कला का उपयोग कर कर, भाषा का चयन कर कर, वो कम से कम हर्ट हो इस ढंग से ये बात उनके सामने हम रख सकते हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका भाषण कैसे रहता था? उनकी भाषण शैली के बारे में आप क्या कहेंगे? किरण हंकारे, संतोष खड़े। किरण हंकारे, संतोष खड़े, इन्होंने सवाल पूछा है कि बाबा साहब आम्बेडकर की भाषा शैली और भाषण कला आपको कैसे लगती है। देखिए, भाषण कला के बारे में बोलने के लिए उनके भाषण मैंने इतने सुने नहीं हैं, लेकिन भाषण बहुत पढ़े हैं। अब ये बात सही है कि बाबा साहब के भाषण कुछ सुनने को मिलते हैं, खास कर कर उनके लोकसभा में हुए भाषण जो है वो सुनने को मिलते हैं। बाकी भी कुछ भाषण, बीबीसी पर की एक उनकी मुलाकात है, वो सुनने को मिलती है। कुछ के आवाज़ ठीक नहीं होते इतने अच्छे। मैंने जो आपके सामने उदाहरण लिए, उनके आवाज़ बहुत अच्छे हैं। तो बाबा साहब तो एक बहुत अच्छे वक्ता थे, इसके बारे में किसी के मन में डाउट होने के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन मैं उनकी भाषण कला उससे आगे रखता हूं। वो केवल अच्छे वक्ता थे, यहां तक में ये बात सीमित नहीं है। मैंने जो बातें आपके सामने रखी, उसके उत्कृष्ट उदाहरण बाबा साहब का भाषण थे। आप उनका भाषण लोकसभा में सुन लीजिए, यानी घटना कॉन्स्टिट्यूशन करते वक्त उनके जो भाषण हुए वो सुन लीजिए, उसका स्तर, वो भाषण। और कहीं एक बस्ती में जाकर वो भाषण देते थे, वो देख लीजिए। अब ऐसे भाषण सुनने को मुझे ज्यादा नहीं मिले, लेकिन पढ़ने को मिले। तो रोज नहाना चाहिए, गंदे कपड़े पहनने नहीं चाहिए, वक्त पर बाल काटने चाहिए। जो आदमी इतना विद्वान आदमी है, घर पूरी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए, बच्चों को वक्त पर नहलाना चाहिए, ये बातें कहने वाले आम्बेडकर। इसलिए मैं उनको भाषण कला के बहुत आगे रखता हूं। ये जो लोगों के प्रति उनका कंसर्न था, झोपड़पट्टी में गए तो इन बातों पर वो बात करते थे। हमने जीवन में कैसा रहना चाहिए। अरे कहा एक विद्वान आदमी बौद्धिक भाषण देने का छोड़कर ये बातें कर रहा है। इसीलिए तो महामानव है वो। तो बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान थे, और इसलिए वो महामानव थे। अब उनकी भाषण कला के बारे में, उसका एक एक छोटी छोटी बात लेकर मैं कभी विस्तार से रखूंगा। अभी मुझे लगता है यहां इतना काफी है। बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट्स करते थे, वकील तो थे ही। डिबेटिंग का कौशल, भाषण का कौशल, सिंपोजियम का कौशल, सभी कौशल उनमें थे, स्किल्स थे, और उनका बेहतर तरीके से वो उपयोग करते थे। कन्विंस करने के लिए भी उपयोग करते थे, और लोगों को नॉन प्लस करने के लिए भी उपयोग करते थे। ये दोनों क्षमताएं उनमें थी। इसीलिए बाबा साहब का भाषण कला, ये विषय 2-4 मिनट में बोलने लायक नहीं है। उसका एक एक हिस्सा लेकर मैं बहुत विस्तार से वो बात सामने रखने वाला हूं। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनके भाषण के बारे में बोलना चाहिए, ऐसे कुछ व्यक्तियों के बारे में उनकी भाषण कला, ये विषय लेकर मैं बोलने वाला हूं। तब वो बहुत विस्तार से आएगा। संचालन के लिए यानी एंकरिंग करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखें, उसके लिए कैसे तैयारी करें? सुनील वाघ, नरेंद्र पाटिल। सुनील वाघ और नरेंद्र पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि जब हम संचालन करते हैं, जिसको कंपेयरिंग कहते हैं,
वो संचालन करते समय कौन सी बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कोई एक फंक्शन है, 4-5 वक्ता उसमें बोलने वाले हैं, और कोई व्यक्ति, इनका एक सूत्रधार वहां बना है, जो कौन बोलेगा ये कहता है, जिस व्यक्ति ने बोला उसने क्या कहा ये भी उसको जोड़ता है, और एक सूत्र में पिरोता है। इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग करने वाला, सूत्र संचालन करने वाला। ये एक बहुत सुंदर कला है। प्राचार्य राम शेवाळकर जैसे इतने बड़े व्यक्ति को मैंने संचालन करते हुए कई कार्यक्रमों का देखा है। अब ये बात अलहिदा कि उनको सूत्र संचालन करने के लिए कहना ये गलत बात है, क्योंकि लोगों को उनका सूत्र संचालन ही ख्याल में रहता था, वो वक्ता का भाषण ख्याल में नहीं रहता था। इतना सुंदर वो करते थे। लेकिन फिर भी ये प्रयोजन नहीं है सूत्र संचालन का। कंपेयरिंग करने 2-3 प्रकार का होता है। अभी कोई डिस्कशन के लिए पैनल है, उनका कंपेयरिंग करना ये बहुत अलग बात है। वहां आपको हर एक को इक्वल अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। जो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन्हीं बातों तक ये चर्चा सीमित रहे, ये देखना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर डाइवर्ट करता है विषय को तो उसको रोकना चाहिए। ये कंपेयरिंग करने का, यानी डिस्कशन चल रहे हैं, चाहे टीवी पर हो, चाहे आकाशवाणी पर हो, चाहे लाइव हो, वो एक तरीका हो गया। ये अलग ढंग का कंपेयरिंग है। इसके लिए उस व्यक्ति में काफी क्षमताएं भी लगती है। दूसरा कंपेयरिंग है कि कोई एक सिंपोजियम है जिसमें 4-5 वक्ता बोलने वाले हैं और ये कंपेयरिंग कर रहा है व्यक्ति। अब हमें भान होना चाहिए कि यहां हमने कितना फुटेज खाना है और कितना नहीं खाना है। हम ही बोल रहे हैं, पहले ये व्यक्ति क्या है ये कहते वक्त भी बोल रहे हैं, क्या बोलने वाला है, या फिर उसका परिचय देते वक्त भी बोल रहे हैं। फिर उसका भाषण होने के बाद में अभी अभी लोगों ने भाषण सुना है और हम फिर कह रहे हैं कि इसने ये कहा, क्योंकि ये परंपरा चलते आई है। फिर वो 2-3 मिनट लोगों को सुना रहे, 4 मिनट 5 मिनट सुना रहे। तो ये गलत कंपेयरिंग है। परंपरा रही है लेकिन ये गलत है। यानी एक तो आप लोगों को उल्लू समझ रहे कि उन्होंने अभी भाषण सुना, उनको समझा नहीं, आप समझा रहे हो, या फिर आप कारण न होते हुए फुटेज खा रहे हो। दोनों चीजों का श्रोताओं को गुस्सा आता है। हां, एक लाइव कंपेयरिंग आपको करना है, वक्ता ने जो बात कही है उसमें बहुत महत्व की बात हो, उसका एक आधा वाक्य चुनते हो, उसका एक आधा पॉइंट चुनते हो और उसका उल्लेख कर कर उसकी अलग ढंग से तारीफ करते हो कि ये मन को छू गई, बहुत महत्व की बात इन्होंने कही। ऐसा आधा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक आप बोल लेते हो तो ठीक है। कंपेयरिंग करने वाले व्यक्ति ने कितना भी वो अच्छा वक्ता हो, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। बात को बढ़ाने के लिए केवल उसका काम है, ये उसने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और कंपेयरिंग करते वक्त अगर अच्छा वक्ता रहा, उस पर अगर कंपेयरिंग आप सौंपते हो तो ये कहीं किसी को जमता ही नहीं, वही फुटेज खाते रहता है। भूल जाता है कि भाई मैं मेन पात्र नहीं हूं, मेन पात्र ही बाकी के लोग हैं। इनके भाषण सुनने के लिए लोग आए हैं, या फिर उनके भाषण उन्होंने सुनने चाहिए। इतने ही बोलने की अगर आपको आवश्यकता लगती है तो सीधा उसमें हिस्सा लीजिए ना, पूरा का पूरा भाषण दे दीजिए, फुटेज मत खाइए। तीसरा कंपेयरिंग का प्रकार होता है कि अलग ढंग के कार्यक्रमों का कंपेयरिंग, जैसे कवि सम्मेलन है उसका कंपेयरिंग कर रहे हैं। वहां भी यही शर्त,
हाँ, एक आधे कवि की कविता हुई, उसमें से 2 लाइनें आपको बहुत अच्छी लगी, लोगों को भी बहुत अच्छी लगी, और वो 2 लाइनों का आप फिर से रिपीटेशन कर रहे हो, एकदम दिल खुश हो गया या फिर दिल को छू गया, ऐसा बोलकर आगे चलते हो, वहां तक ठीक है। एक लाइवनेस उसमें आप ला रहे हो, उसकी विशेषताओं का बखान कर रहे हो शॉर्ट में, लंबे समय तक नहीं। तीसरा कंपेयरिंग होता है कोई ऑर्केस्ट्रा का, अलग अलग होता है। हर जगह शर्त यही है कि आप ज्यादा फुटेज मत खाइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, और सटीक तरीके से जो बात, अभी कोई गायक है, गायक का नाम आप अनाउंस कर रहे हो, कौन सा गाना कहने वाला है, बोलने वाला है, वो गाने के शॉर्ट में आप हिस्ट्री, ये किशोर कुमार ने गाया था तब ऐसा हुआ था, ऐसा कोई उसके साथ में किस्सा जोड़ देते हो, इंटरेस्टिंग बनता है वो, लोगों की उस गाने में रुचि बढ़ती है। उसके साथ में जो गा रहा है उसकी कोई विशेषता आप बता दे रहे हो, उसके कोई विशेषताओं का बखान कर रहे हो, एड ऑन होता है। लेकिन यहीं तक सीमित होना चाहिए। नहीं तो फिर अपना ही, मैंने कई कंपेयरिंग में ऐसे ऑर्केस्ट्रा में देखे हैं कि खुद का ही ज्यादा चलाते बैठते हैं। ये कंपेयरिंग की अपेक्षा नहीं है, ये अच्छा कंपेयरिंग नहीं है। सेम थिंग टीवी पर के डिबेट्स का कंपेयरिंग, वहां भी ऐसा ही होता है। दिशा देने तक अपने आप को सीमित करना, ये अच्छे वक्ताओं को बड़ा डिफिकल्ट जाता है। इसलिए कई बार अच्छा वक्ता बैड कंपेयर बन जाता है, बुरा संचालन करता है, ये दिखने में आता है। इसलिए जो अपना रोल है वो रोल बहुत अच्छे ढंग से सीखना चाहिए। मैंने काफी प्रोग्राम्स का कंपेयरिंग किया, मैंने कंपेयरिंग की व्याख्या ही बदल दी थी। ये जो पुराना ढर्रा है, ये क्या कहने वाले हैं ये भी पहले कहना, उन्होंने क्या कहा ये भी पहले कहना। मुझे आकर लोग बोले कि अरे आपका कंपेयरिंग तो इतना सुंदर है, इतना कम समय लेते हो, जबकि ऐसा लगता है कि आपने बोलते रहना चाहिए, भान रखते हो इस बात का। पुणे में करता था ज्यादातर, जब मैं पत्रकार था यहां पर, तब की बात। टीवी के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स का कंपेयरिंग किया था। तो ये एक अलग ढंग से कला अपने आप को विकसित करनी चाहिए, करनी पड़ती है। हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका रोल क्या है, उस रोल में ही आपने रहना चाहिए, उसको एक्सीड करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। आप कंपेयरिंग कर रहे हो तो कंपेयरिंग ही करना चाहिए, आप भाषण दे रहे हो तो भाषण ही देना चाहिए। ये हमेशा फर्क आप अगर ध्यान में रखोगे तो आप बहुत अच्छा कंपेयरिंग कर पाओगे। कंपेयरिंग करने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। खास कर कोई अच्छा अगर प्रोग्राम हो तो आपको उस लेखक के बारे में जानकारी चाहिए, उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी चाहिए, उस गायक के बारे में जानकारी चाहिए, जो गाने गा रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए। ये जानकारी सटीक कम शब्दों में इफेक्टिव तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हो तो वो एक पूरा प्रोग्राम का स्तर एकदम से ऊंचा हो जाता है। तो हमारा काम है श्रोता और वक्ता या जो भी है, यानी जिस प्रोग्राम का आप कंपेयरिंग कर रहे हो उस प्रोग्राम में और आप में एक सूत्रधार आप हो, लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला एक बीच का हिस्सा आप हो। उसको और उसका स्तर बढ़ाने की जिम्मेदारी है, अपनी बात कहकर लोगों को बोर करने की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर दूसरों का। अपन बहुत अच्छे वक्ता है तो लोगों को आपका ही बोलना अच्छा लगेगा और बाकी लोग एकदम डाउन हो जाएंगे। ये करना भी आपका काम नहीं है, ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए। तो कंपेयरिंग करना इस विषय पर भी मैं विस्तार से लेने ही वाला हूं, लेकिन अभी कुछ जो महत्व के पॉइंट्स थे ऑलरेडी मैंने आपके सामने रखे। आगे अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो फिर भी क्या आप अच्छा भाषण दे सकते हैं? सुहास खारकर वणी। सुहास खारकर वणी, इनका सवाल ऐसा है कि आप क्या कम पढ़े लिखे हैं तो भी अच्छे भाषण दे सकते हो? देखिए, इन सवाल का जवाब देने से
मैं आपको एक उदाहरण पहले शुरुआत करता हूं। मैंने पूरा का पूरा ये मोमेंट आंदोलन जो शुरू की, जिसको हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आंदोलन कहते हैं, वो तो एक गाड़गे महाराज जैसा काम हम करना चाहते हैं ऐसा बोलकर शुरू किया है। ये गाड़गे महाराज को लिखना नहीं आता था, वो कभी स्कूल में गए नहीं, लेकिन फिर भी उनका कीर्तन सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते थे। ये जो गाड़गे महाराज है, जो एक क्लास भी नहीं गया कभी सीखने को, उनका चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे जैसे महाराष्ट्र के एक विद्वान गृहस्थ ने लिखा, गोनी दांडेकर जैसे बड़े लेखक ने लिखा, बाबा साहब आंबेडकर जैसे प्रकांड पंडित उनको मानते थे, उनके साथ खड़ा रहना अपने आप को गर्व महसूस करते थे, ऐसे गाड़गे महाराज। अब इसके आगे का क्या उदाहरण होना चाहिए? गाड़गे महाराज जैसे जिस ढंग से, जिस आर्ग्यूमेंट के साथ लोगों के सामने बात रखते थे, तो हमेशा मुझे अचरज होते आया है। मैंने कई बार कई लोगों के साथ में चर्चा की है कि ज्योतिबा जी फुले कैसे, किस ढंग से इतने रैशनल बने, ये समझ में आता है। उनकी पढ़ाई हो चुकी थी, वो इंग्लिश पढ़ना जानते थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े लेखकों का उन्होंने पढ़ा था, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होने के बावजूद। आगरकर के बारे में हम जानते ही हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। गोखले जी के बारे में जानते हैं, बाकी सब लोगों के बारे में जानते हैं जो भी रैशनल है। लेकिन इवन तुकड़ो जी महाराज बहुत पढ़े लिखे थे, कई विषयों का बहुत अच्छा उनका अध्ययन था, संस्कृत भाषा भी अच्छे ढंग से वो समझ सकते थे। लेकिन गाड़गे महाराज जैसा एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी रैशनल बातें इतने अच्छे आर्गुमेंट के साथ रखे और इतने विद्वान विद्वान लोग उनको माने, तो मुझे लगता है इसके आगे का कोई उदाहरण की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ पाते हो, नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ना आवश्यक है आज के जमाने में। अब जो पढ़ भी नहीं पाते उनके लिए भी आज के नए टेक्नोलॉजी ने सुविधा उपलब्ध कर दी है। हाँ, लेकिन उसमें घुसने के लिए तो थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। आप केवल सुनकर भी आज के जमाने में नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। बहुत पढ़ा लिखा होने से बहुत नॉलेज आता है, इस पर तो मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने कम पढ़े लिखे और बहुत विद्वान लोग बहुत देखे। आचार्य दादा धर्माधिकारी उनमें से एक उदाहरण था, आचार्य विनोबा भावे दूसरा उदाहरण था। दोनों इंटर साइंस थे, उससे आगे पढ़े नहीं, लेकिन बहुत विद्वान थे। वसंत पळशीकर कर महाराष्ट्र में एक विद्वान गृहस्थ थे जो पीएचडी को गाइड करते थे। उनका ग्रेजुएशन भी शायद पूरा नहीं हुआ था। ऐसे कई विद्वान लोग मैंने देखे हैं महाराष्ट्र में कि जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उसका बहुत कम था, इसके बावजूद बहुत विद्वान लोग थे। इसलिए ये फॉर्मल एजुकेशन को मैं बिल्कुल कीमत नहीं देता हूं। अब मैंने किया एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, कई विषय मैंने ज्वाइन किए, उनकी एग्जाम नहीं दी, एक की दी, वो भी केवल मेरे अध्यापकों का आग्रह था कि भाई तू कम से कम इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर ले ताकि तुझे कहीं भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि तेरा तो कोई भरोसा नहीं, तो क्या करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिग्री के साथ में नॉलेज नहीं आता है, ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। और जिसको नॉलेज प्राप्त करना आवश्यक लगता है उसको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसको एक अच्छी समझ चाहिए, मेहनत करने की तैयारी चाहिए, नॉलेज प्राप्त करने की भूख चाहिए। अगर ये हो गई तो आपका मामूली एजुकेशन है, आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, इतना आपको नॉलेज है तो काफी है। मराठी आप पढ़ सकते हो, अपनी मातृभाषा हिंदी होती तो हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, बस आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हो।
अच्छा वक्ता बनना और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। नॉलेज का और अच्छा वक्ता बनने का संबंध डायरेक्टली है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप बहुत बेहतर वक्ता बन सकते हो। आपके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो आप बहुत मर्यादित वक्ता रहोगे, वही बात दोहराओगे जिंदगी भर, दूसरा कुछ कर नहीं पाओगे और उसमें भी वो ठोसपन नहीं आएगा। आप एक ही बात रखते हो, लेकिन नॉलेज होने के साथ में आप बात रखते हो और नॉलेज नहीं है तब बात रखते हो। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। नॉलेज और नॉन नॉलेज, इनमें का फर्क समझ लेना चाहिए। इसलिए जो पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, इसके बावजूद आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चार करते समय गलती हो जाती है या इंसान हकलाता है, तो उसको, इन उच्चारों को कैसे सुधारे? आशीष सरोदे। आशीष सरोदे, इनका सवाल ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं, कुछ शब्दों का उच्चार ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले हकलाने से कुछ बिगड़ता नहीं है, मानकर चले। कुछ शब्दों का उच्चार अगर हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है हमारा, ये मानकर चले और वक्ता बनने की तैयारी शुरू करें और अच्छे ढंग से बोलना शुरू कर दे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही पार्ट 3 पे, भाषण कला ओरेटरी पार्ट 3 में शरद जोशी जी का उदाहरण विस्तार से लिया था, जो 2 अल्फाबेट्स का ठीक ढंग से उच्चार नहीं कर पाते हैं। अब इसको आप हकलाना नहीं कहोगे, तोतरा कहोगे, तोतला। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत प्रभावी वक्ता था। अब इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाला, इतना अच्छा मेहनत करने वाला, यूनो जैसे संगठन में काम करने वाला व्यक्ति शरद जोशी, जो कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे, क्या उन्होंने अपने उच्चार सुधारने के लिए प्रयास नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। फिर भी आखिरी तक मैं उनको सुनते रहा, वो 2 अल्फाबेट्स ठीक ढंग से नहीं उच्चार पाते थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत प्रभावी वक्ता वो बने। उन्होंने उस बात को छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। जो होगा सो देखा जाएगा, लोग समझ लेंगे। तो ये तैयारी रखकर आप बोलना पहले शुरू करिए। हकलाते तो क्या बिगड़ता है? राजदीप सरदेसाई का नाम आपने सुना है, बहुत बड़े संपादक है, न्यूज रिपोर्टर है, कंपेयरिंग करने वाले हैं, डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यूज लेते हैं, इंग्लिश चैनल में बड़ा नाम है। अभी भी इतने सालों बाद, 20-25 साल तो उनको हो गए पत्रकारिता में, इसके बावजूद वो बीच बीच में हकलाते हैं। तो क्या बिगड़ता है? उसके कारण राजदीप सरदेसाई की कोई दिक्कत आई? अब इतना बड़ा पत्रकार, इतना बड़ा संपादक रह चुके हैं, चैनल के प्रमुख रह चुके हैं, आईबीएन के, इतना बड़ा पत्रकार, इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड पत्रकार, वो अभी भी हकलाता है। क्या बिगड़ता है? मैं डेलिबरेट उदाहरण देता हूं इस राजदीप सरदेसाई का। केवल राजदीप सरदेसाई नहीं, ऐसे 2-4 लोग हैं जो हकलाते हैं, फिर भी बहुत बेहतर काम करते हैं अपने। तो इसलिए ये जो आपकी दिक्कतें हैं, आपकी कुछ अड़चने हैं, उससे कुछ बिगड़ता नहीं। उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए।
प्रयास करते रहिए, अच्छे उच्चार। अब उसके लिए कुछ जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसमें आपको कुछ स्पीच थेरेपी वाले लोग मदद कर सकते हैं। सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का भी इसमें बहुत सुंदर उपयोग होता है, उसका उपयोग आप ले सकते हो, कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। लेकिन यह तब संभव है जब आपकी इस विषय के बारे में एंजाइटी खत्म होगी। मुझे साइकोलॉजी का बहुत गहरा और अच्छा ज्ञान है। मैं हकलाऊंगा, ये जो मन में डर होता है, उसकी एंजाइटी होती है, मैं उच्चारण ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये जो हमारी एंजाइटी होती है, डर होता है, उस कारण ये चीजें हम नहीं कर पाते। और वो डर ही काम करता है। इसलिए बोलना शुरू करो, गलतियां होती है होने दो, मैक्सिमम करेक्ट करने का प्रयास करते कर आगे बढ़ो। और कुछ गलतियां हमेशा कायम रही तो भी कुछ बिगड़ता नहीं, लोग उसके साथ में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। वो फिर राजदीप सरदेसाई का हकलाना भी आपको एडजस्ट हो जाता है, और शरद जोशी का स्पष्ट 2 अल्फाबेट्स का उच्चारण न होना, यह भी आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी बहुत चिंता मत कीजिए, लेकिन उसके बारे में स्पीच थेरेपीज उपलब्ध है। आगे हाँ, उनका सवाल थोड़ा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कुछ शब्दों में हम अटक जाते हैं, टंग स्लिप होता है हमेशा, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें उधर? देखिए, टंग स्लिप होती है, ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। आप लगातार बोल रहे हो, आप जब बोलते हो तब हमेशा आपका वाक्य पहले से आपने तय नहीं किया होता है। आप वक्त पर वाक्य कंस्ट्रक्ट करते हो, आपका वाक्य का ऑर्डर गलत हो जाता है, कभी जेंडर्स गलत हो जाते हैं, कभी प्रीपोजिशंस गलत हो जाते हैं, कुछ शब्दों का उच्चारण आधा अधूरा होता है। यह तो भाषण का हिस्सा है। जैसे ही आपके मुंह से शब्द गलत निकला तो दूसरी बार इमीडिएट तभी के तभी वही वाक्य करेक्टली उच्चारण कीजिए ना उसका। यानी लोगों तक वो शब्द ठीक ढंग से पहुंचा नहीं होगा तो वही वाक्य आपने रिपीट करने के बाद उनके पास पहुंच जाएगा, और आप स्पष्ट उच्चार कर सकते हो, ये भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। और वहीं के वहीं आप गलतियां ठीक करते हो, ये भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। दिन ब दिन मेरा भाषण फ्लॉलेस हो, यह प्रयास करना स्वाभाविक, लेकिन मैं इतने सालों से बोल रहा हूं, मुझे कई लोग आकर बोलते हैं मेरा भाषण सुनने के बाद में आपका डिक्शन बहुत क्लियर होता है, रिपीटेशन नहीं होता है वाक्य का, वगैरह 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 कहते हैं। जब भी आप रिपीटेशन करते हो तो डेलिबरेटली करते हो, हर मुद्दा एक के बाद दूसरा बढ़ता है, आपका मुद्दे का सूत्र, पॉइंट का सूत्र कभी छूटता नहीं है। ये सब बातें वो मुझसे कहते हैं, लेकिन जब मैं भाषण सुनता हूं तो उसकी कई गलतियां मैं देखते रहता हूं। सालों साल बोलने के बाद भी आप कई वाक्य वक्त पर कंस्ट्रक्ट करते हो। पहले वो वाक्य कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपके दिमाग में कुछ और होता है, और वो वाक्य पूरा कंस्ट्रक्ट होकर लोगों तक पहुंचने में और कुछ होता है, ग्रामेटिकली अनकरेक्ट हो जाता है। ऐसा होता है, ठीक है ना, उसको करेक्ट कीजिए ना, जेंडर को करेक्ट कीजिए, वो वाक्य को करेक्ट कीजिए, शब्द उच्चारण गलत हुआ उसको करेक्ट कीजिए, कहीं अटक गए, शब्द याद नहीं आ रहा है तो जो भी उसके आसपास का शब्द आपको याद आएगा, इंग्लिश में याद आएगा, हिंदी में याद आएगा, मराठी में याद आएगा, जिस लैंग्वेज में याद आए वो उसका यूज कीजिए। मुझे कई लोग आकर से बोलते हैं कि भाई आप हिंदी बोलते बोलते मराठी यूज करते हो। मतलब क्या बिगड़ता है? कुछ बिगड़ता है? आपके पास अर्थ पहुंच गया, बस उतना काफी है। हम जब हिंदी बोलते हैं तब इंग्लिश का उपयोग करते हैं, मराठी बोलते हैं तब इंग्लिश का उपयोग करते हैं, तब चलता है। और हिंदी बोलते वक्त मराठी का उपयोग करते तो वो नहीं चलेगा। ऐसा कैसा? भाषा शुद्धि का जो आग्रह है, अब मैं जिस फील्ड में था, मुझे
कुछ हद तक तो अमल में लाना पड़ा। जैसा मैं नागपुर में लिखता था, लोकप्रिय लेखक था। तरुण भारत जैसा जो संस्कृति का पूरे भारत का गढ़ है, उसके मुखपत्र में लिखता था। अब वहां मैंने अपनी मराठी बहुत करेक्ट कर ली थी। फिर पुणे में आया, पुणे में मेरी पूरी की पूरी लिखी हुई कॉपी लाल की जाती थी। ये शब्द मराठी नहीं है, हिंदी शब्द है, ये मराठी शब्द नहीं है, हिंदी। मैं बोलता था तरुण भारत में हम यूज करते थे, फिर भी ये मराठी नहीं है, हिंदी शब्द है, इसको निकाल फेंको। अब मुझे पुणे में अगर पत्रकार कर कर एस्टेब्लिश होना है तो मुझे नेचुरली ये चीजें तो अमल में लानी पड़ी। तो मैंने अपने पूरे सिस्टम में जितने नागपुरी होने के कारण जितने मराठी शब्द कर कर हिंदी शब्द घुसे थे, उनको सब बाहर निकाल फेंका और प्योर मराठी बोलने लग गया। लेकिन इसके बावजूद मैं बीच में मराठी बोलता था, इंग्लिश के शब्द का उपयोग करता था, लोगों तक बात बेहतर तरीके से पहुंचे इसलिए। तो हम हमेशा कहीं अटक जाते हैं तो उसकी चिंता नहीं करने का, वहीं के वहीं दूसरे ढंग से वाक्य को कंस्ट्रक्ट करिए। शब्द नहीं याद आ रहा तो उसके आसपास का शब्द का उपयोग कीजिए। एक वाक्य में अगर आप सटीक ढंग से उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो तो 2-3 वाक्यों का उपयोग कर कर उसका अर्थ लोगों तक पहुंचाइए। यह सब संभव है, धीरे धीरे आपके आदत का हिस्सा बन जाता है। कितना भी वक्ता भाषण प्लान करे तो भी वो केवल प्लानिंग का भाषण नहीं देता है। उसके दिमाग में बोलते वक्त कुछ बातें सूझती है, उसको सूझती है, याद आती है, कुछ नई बातें जुड़ जाती है, उसका वो उपयोग करता ही है। इसलिए कुछ गलतियां होती भी है। तो किसी भी प्रकार की गलतियों से हमारा कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है, लेकिन अपने आप में यह आदत रखने की, उन गलतियों का समर्थन नहीं करने का, उसको करेक्ट करने के प्रयास करते जाने की, बेहतर बनने के प्रयास करते जाने की, गलतियां कम से कम हो यह प्रयास करते जाना चाहिए। लेकिन गलतियां होगी नहीं यह आग्रह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में आप भाषण क्यों दे रहे हो? आप बहुत अच्छे वक्ता हो, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, एक भी शब्द की गलती नहीं होती है, ये तारीफ सुनने के लिए दे रहे हो कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दे रहे हो? अगर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप दे रहे हो, वही आपके लिए बहुत महत्व की बात है, तो इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं गिरता है। आगे कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो बातें झूठी होकर भी बहुत प्रभावी तरीके से रखते हैं, तो उनमें ये केवल आत्मविश्वास है या और कोई? प्रशांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झूठी बातें रखते हैं फिर भी लोगों पर बहुत प्रभावित होती है, लोग उस प्रभाव में आ जाते हैं। भाई ऐसे कई वक्ता हैं, मैंने देखे हैं, कुछ मेरे मित्र रह चुके हैं। मैं अकेले में हमेशा उनको टोकता था कि भाई आपकी आगे चलकर क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी, कुछ भी झूठ मत बोला कीजिए। तब वो मानते नहीं थे, हंसते थे, जाने देना तो इतनी मेहनत से कहता है, हमेशा सच कहता है, लेकिन हमको तेरे बराबरी का मानते हैं कि नहीं। बोले बराबरी छोड़, मेरे से बेहतर मानने के बाद भी मैं यही कहूंगा कि क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं। और आगे चलकर वो सही साबित हुआ, क्योंकि भाई आप जब कह रहे हो कोई बात और झूठी बात कह रहे हो तो झूठी बात पकड़ने वाला कोई ना कोई तो होता है ना। तो वो भी आपके जैसा इफेक्टिव रहा, उसने बात कही तो आपकी तो फिर दिक्कत हो जाती है, उस बात की सफाई दे देना आपके लिए बड़ी यानी दिक्कत की बात होती है। यह हो सकता है कि आपने जीवन भर बहुत सच्चाई का साथ दिया हो, हमेशा करेक्ट रहने का प्रयास किया हो, फिर भी आपके पास कोई गलत जानकारी आ गई है, या फिर आपके पास में कोई गलत नंबर्स आए हैं, आपने और किसी पर विश्वास रखा, उनके क्रेडिबिलिटी पर विश्वास रखा, और उनके क्रेडिबिलिटी पर विश्वास रखने के कारण आपने उन नंबर्स का उपयोग किया, तो और आगे चलकर वो नंबर्स गलत साबित हुए।
या फिर आपकी बात झूठी, आपका उद्देश्य नहीं था लेकिन झूठी साबित हो रही, तो मैंने तो अपने जीवन में एक नियम रखा है, ऐसी गलती जब कभी होती है, ध्यान में आती है, तो मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं जाहिर तरीके से, ये मुझसे गलती हुई, मेरा उद्देश्य नहीं था लेकिन ये जानकारी मुझ तक पहुंची और ये गलत जानकारी थी। तब मुझे इस बात की ना शर्म लगती है और मैं मानता हूं कि इसकी शर्म लगनी भी नहीं चाहिए। मुझे गलत जानकारी मिली, ये नंबर गलत मेरे तक आए, मैंने शायद बहुत बड़ी व्यक्ति हो तो उनका नाम लेना भी उचित नहीं होता, तो नाम न लेकर एक बहुत बड़े व्यक्ति इस क्षेत्र के, उनके नंबर्स पर मैंने विश्वास रखा और वो नंबर झूठे हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। ये अगर आपके दिमाग में आप रखोगे और उसके लिए आप प्रामाणिक रहोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी जिंदगी भर जैसी की वैसी बची रहेगी। ये क्रेडिबिलिटी कितना महत्व का रोल प्ले करती है, मैं आपको उदाहरण दूं। मैं 82 से लेकर तो 90 तक अंधविश्वास के खिलाफ काम पूरे महाराष्ट्र में कर रहा हूं। ज्योतिषियों को डायरेक्ट आह्वान दे रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र नहीं है ऐसा जाहिर तरीके से बार बार कहने वाला मैं अकेला व्यक्ति पूरे भारत में हूं। 91 से मैंने मुंबई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए। धीरे धीरे लोग आने लग गए। पहले तो जो मुझे चाहने वाले लोग थे वो बड़े पैमाने पे आते थे। डे 1 से मेरे वर्कशॉप को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो लोग अपने आप को अंधविश्वासी कहलाते हैं या फिर श्रद्धावान कहलाते हैं, ऐसे भी लोग आने लगे, ज्योतिषी भी आने लगे। अब वर्कशॉप को आए हैं, आ रहे हैं। अब मेरे वर्कशॉप में तो काफ़ी संख्या रहती है, इसलिए हर एक का तो परिचय नहीं होता है, लेकिन नाम की लिस्ट बनती है। कुछ फेमस ज्योतिषी है, कुछ खुद आकर बोलते हैं मुझसे परिचय बढ़ाने के लिए। बाद में कम से कम वर्कशॉप खत्म होने के बाद तो जब कई ज्योतिषी मेरे वर्कशॉप में आने लग गए तो मैंने उनसे पूछा कि आप भाई, मैं इतनी गालियां देता हूं, जाहिर तरीके से आह्वान देता हूं ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिषीय शास्त्र ने जाहिर तरीके से बोलता हूं, उसके खिलाफ लड़ाई करता हूं, आप सब लोग तो मुझे बहुत गाली मारते हो, फिर वर्कशॉप में कैसे आए? तो उन लोगों ने जो जवाब दिए, सबके जवाब करीबन सिमिलर थे। हमारे मन में आपके प्रति बहुत गुस्सा था, अभी भी है। आप ये विषय सिखा रहे हो सम्मोहन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस। ये सम्मोहन कुछ तो भी फालतू चीज है ऐसा हमको लगता था। तो आप जांचने के लिए आए हो? नहीं 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 नहीं, जांचने के लिए नहीं आए, नहीं तो हम फीस नहीं भरते, पहले फीस भर कर आए हैं। हमको मालूम है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता था, मेरे साथियों को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता था कि जो मुझे अपना दुश्मन मानता है वो ज्योतिषी कहता है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो, ये हमको मालूम था, इसलिए आप तो ठग नहीं सकते हो इस वर्कशॉप में, अब जो कुछ करोगे अच्छा ही करोगे। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है। ये क्रेडिबिलिटी एक दिन में एस्टेब्लिश नहीं होती है, कई सालों तक आप अपने ही तरीके से चलोगे तो ये क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होगी। और मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर नाम लेकर बोलना है तो ठीक ढंग से उनका नाम लेकर, कहां इन्होंने झूठ बोला, कैसे फेंकूपना करते थे, ये सब बातें उसके साथ में कहनी चाहिए। मेरे कुछ पुराने मित्र भी हैं उनमें से, उनके भी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन आगे चलकर ये क्रेडिबिलिटी बचती नहीं है, ये फैक्ट है। और आजकल के जमाने में तो कोई फेंकूपना करना यानी मूर्खतापूर्ण बात है। लोगों के हाथ में मोबाइल होते हैं, एंड्रॉइड्स होते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, हर जानकारी तभी के तभी प्राप्त कर सकते हैं, और आपका झूठ तो बहुत इजीली पकड़ा जा सकता है। और एक बार अगर आपकी क्रेडिबिलिटी गई, आप फेंकू हैं ऐसा लोगों को लगने लगा, तो उसके बाद में आप कितना भी प्रभावी भाषण देने का प्रयास करें, एक जमाने में जो लोग आपके भाषण से बहुत प्रभावित होते थे अब वो नहीं होंगे।
उल्टा बुमरैंग होगा वो। इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत महत्व की होती है, और वक्ता की तो बहुत महत्व की होती ही है, क्योंकि वो कई लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा होता है। चाहे उसको मार्गदर्शन बोलिए, संबोधन बोलिए, विचारों में परिवर्तन करने के लिए बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन सब लोगों के सामने कुछ बात कहने के लिए वो खड़ा होता है। यहां से ही आपकी भूमिका में आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही तो सब बातें ढह जाती है। इसलिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्व की होती है। कभी भी कोई भी झूठी बात नहीं कहनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स में तो एक करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के गेम में सच्चाई के साथ में चलना कुछ ही लोग अपने जीवन में कर पाते हैं। जैसा मैं नाम लूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठापन नहीं किया, पॉलिटिक्स में थे इसके बावजूद। ऐसे भी कुछ नाम लेने का अवसर जीवन में आए, ऐसी इच्छा है कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई झूठापन नहीं किया, फिर भी पॉलिटिक्स में है। तो पॉलिटिक्स में तो ये चलते रहता है, इसलिए मैं उनके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी भी नहीं करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिक्स में नहीं है, कम से कम उस वक्ता ने ये तो ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी झूठी बातें लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। आगे सेल्समैन वगैरह जो होते हैं वो प्रोडक्ट बेचते हुए बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, या सेल्स बहुत अच्छा करते हैं, तो ये भी क्या भाषण कला ही नहीं है? तो इसे और कैसा अच्छा करें? मुझे थोड़ा डर लगता है। विशाल धोटे, पाटनपुरी से बोल रहे हैं। विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है कि जो सेल्समैन होते हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो क्या ये भाषण कला नहीं है? भाई, ये पब्लिक स्पीकिंग नाम की पूरी जो चीज पैदा हुई ना, यानी जिसका मार्केटिंग होता है पूरी दुनिया में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बना है पब्लिक स्पीकिंग, इसके पीछे तो कारण ही सेल्समैन है। ये सेल्समैन के जॉब के लिए ही तो तैयार हुआ है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं जो बातें कह रहा हूं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए, इसीलिए तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का और भाषण कला का उपयोग किया जाता है। और उसके उदाहरण क्या दिया जाता है? जो हिमालय में बर्फ गिरने के दिनों में फ्रिज बेचकर आएगा वो सच्चा सेल्समैन, यानी जो सबसे ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाएगा वो सच्चा सेल्समैन। और मैं इसके खिलाफ, मैं साइकोलॉजी के बहुत नियम बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, सिखाता भी हूं। लोगों को किस ढंग से कन्विंस किया जा सकता है इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। कई बार मेरे जीवन में लोग मुझे मारने के लिए आए, लेकिन वो मित्र बने, इस ढंग से मैं उनको कन्विंस कर पाया हूं। और एक बार दो बार नहीं, लगातार ऐसा होते आया। लेकिन सेल्समैन जिस ढंग से इसका उपयोग करते हैं, करना चाहते हैं, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन आपका वो जॉब है, आपको वो करना है। अब मैंने अपने जीवन में एक नियम तय किया कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हर जगह सच बोलने का आग्रह नहीं रखूंगा। तो ये मर्यादा हर सेल्समैन तो अपने जीवन में अमल में ला सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही बेचूंगा, जो उसकी अच्छाई है वही कहूंगा, झूठी अच्छाई नहीं कहूंगा, यानी जो सच नहीं कहूंगा। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसको नहीं बेचूंगा, कंपनी लाइफ चाहे तो छोड़ दूंगा। ऐसा आप तय करोगे तो फिर आप प्रामाणिकता, आपका कम्युनिकेशन, ये सब चीजें साथ में रख पाओगे। मुझे कई मित्र कहते हैं कि भाई, आप अंधविश्वास जैसा विषय जो लोगों के मानस के इतने खिलाफ है, उसको अगर इतने अच्छे ढंग से इतने सालों से बेचते आए हो, वो उसको बेचना कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं उसको बेचना, तो आप तो सेल्समैन में भी बहुत अच्छे बन सकते हो। हाँ, मैंने अपने जीवन में सेल्समैन का जॉब किया है ना, और बहुत सक्सेसफुल रहा। नया होने के बावजूद बंबई के डेट्रोलैक्स इंडस्ट्री में मैंने 6 माह तक काम किया है।
बहुत अच्छा सेल्समैन साबित हुआ था, लेकिन मैं उसको नहीं कहता हूं अच्छी चीज। भाषण कला का उपयोग मैनेजर्स अपने क्षेत्र में करते हैं, वो अपने कर्मचारियों को दौड़ में हिस्सा लेने वाला हॉर्स बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसका मैं समर्थन नहीं करता। कोई भी चीज, फ्रिज भी हिमालय में बर्फ में बेची जाए, इस ढंग से लोगों को कन्विंस करने के लिए सेल्समैन के जॉब में इसका उपयोग किया जाता है। और साइकोलॉजी के कुछ नियम ऐसे हैं जिसका ऐसा उपयोग किया जा सकता है, उसी में सेल्समैन को ट्रेन किया जाता है। और ये पूरा पब्लिक स्पीकिंग का जो प्रकार निर्माण हुआ वो इसी फील्ड में उपयोग में लाने के लिए हुआ है। इसलिए मैं उससे भिन्न बातें रखता हूं, शुरुआत से ही भिन्न बातें रखते आया हूं। लेकिन आपका व्यवसाय है, आपको सेल्समैन का जॉब अच्छे ढंग से करना है, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए पॉसिबल है। काफ़ी लोग करते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, लोगों को अपनी चीज़ें सेल करते हैं। उन नियमों की तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन आप कहीं से भी ये नियम प्राप्त कर सकते हो। मैं ये वक्तृत्व भाषण कला सिखाते वक्त साइकोलॉजी के बेसिक नियम जो है, जिसके कारण आपका कहना लोगों में बहुत इफेक्टिव होता है, लोगों के हृदय तक बात पहुंचती है, वो नियम भी रखने वाला हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। मैं अपने जीवन में उस ढंग का मिसयूज कभी करता नहीं हूं। तो थोड़ा सा आपके जॉब में और मेरे विचारों में थोड़ा अंतर है, लेकिन उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, नियम तो वही होते हैं। पब्लिक के सामने आंखों में आंखों मिला के बात कैसे करें, क्योंकि थोड़ा संकोच की वजह से आंखें मिला नहीं पाता, आंखें बंद हो जाती हैं। संजय उदासी, इनका सवाल ऐसा है कि पब्लिक के सामने आंखों से आंखें मिलाकर कैसी बात करे। यह अपने कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई बात है, और हमारे बॉडी लैंग्वेज के अनुसार जब हम आंख नीची कर कर बात करते हैं तो सामने का व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच नहीं बोल रहा है, या जो कह रहा है उसके बारे में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा मैसेज तो जाता है सामने के व्यक्ति के पास। इसलिए गलतफहमियां भी इसमें से पैदा होती है। अब रहा सवाल हमको आंखों में आंखें डालकर बात करने का है, तो पहली बात, मैं जो बात कह रहा हूं वो सच है, मेरे मन से है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और फिर सामने के व्यक्ति के आंखों की तरफ देखने के बजाय उसके चेहरे के कोई हिस्से की तरफ देखिए। जैसा आप सीधा माथे की तरफ देख सकते हो, ठुड्डी की तरफ देख सकते हो, सामने के व्यक्ति को नहीं लगेगा कि आप आंखें झुकाकर बात कर रहे हो। क्योंकि आंखों में आंखें डालकर बात करना, इसकी दूसरी भी कुछ अड़चनें हैं। सामने के व्यक्ति के आंखें का वो किस ढंग से देख रहा है, उसका भी हमारे पर परिणाम होता है। ज्यादा समय तक आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते हो, फिर वो जैसे कॉन्फिडेंस की लड़ाई हो रही है ऐसा उसको यानी उसका स्वरूप बन सकता है। ऐसी कई दिक्कतें आ सकती है शुरुआत में। इसलिए आप सीधा उसके माथे की तरफ देखिए, उसके ठुड्डी की तरफ देखकर बात कीजिए, ताकि ये जो आपकी हिम्मत नहीं हो रही है सामने के व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर बात करने की, उसके ऊपर आप इजीली ओवरकम करने की कोशिश करने के प्रयास में आगे बढ़ पाओगे। फिर धीरे धीरे आप में यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सामने के व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखकर बात कर सकता हूं, फिर आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूं। सम्मोहन में एक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक होता है जो मैं वर्कशॉप में सिखाता हूं, उसमें उसका बहुत सुंदर इसके लिए उपयोग हो सकता है। लेकिन समझो आपको मालूम नहीं है ये, तो आप सीधा आईने के सामने खड़ा हो जाइए। आज जिस व्यक्ति के साथ में आपको बात करनी थी, ठीक ढंग से आप बात नहीं कर पाए, आईने में देखकर
आप विजुअलाइज कीजिए कि वो सामने व्यक्ति बैठी है और उसके साथ आप बात कर रहे हो और उसके आंखों में आंखें डालकर आप बात कर रहे हो, आईने में देखकर बात कीजिए। ये विजुअलाइजेशन का एक टेक्निक हुआ, इसकी भी आपको अच्छी मदद हो सकती है। और मैं बात करूंगा, आत्मविश्वास से बात करूंगा, सामने देखकर बात करूंगा, ऐसा अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए और इस ढंग से प्रैक्टिस कीजिए तो भी आपको काफी अच्छे ढंग से इंप्रूवमेंट मिलेगा। मित्रों, आपने अभी तक सुना, बहुत सवाल पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।